ओबीसी की जो इश्यूज हैं, जो मुश्किलें हैं, वो छुपी रहती हैं, आसानी से नहीं दिखती। आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं, वो गलती है मेरी, और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है। क्या राजनीति में आत्मग्लानि अक्सर तब होती है जब सत्ता चली जाती है या सत्ता लंबे समय तक दूर रहती है? दरअसल राहुल गांधी आजकल राजनीति के रंगमंच में सपोर्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली में ओबीसी सम्मेलन होता है और उसमें उन्हें बुद्ध ज्ञान प्राप्त होता है, और राहुल गांधी कांग्रेस के लिए भूल सुधार की बात करते हैं और जाति जनगणना ना कराने को लेकर केजरीवाल स्टाइल में माफी मांगते हैं और भूल सुधार का वादा भी कर दिया उन्होंने। ओबीसी की जो इश्यूज हैं, जो मुश्किलें हैं, वो छुपी रहती हैं, आसानी से नहीं दिखती। मेरी रिग्रेट क्या है कि अगर मुझे आपकी हिस्ट्री के बारे में, आपकी इश्यूज के बारे में थोड़ा सा भी ज्यादा मालूम होता, मैं तभी जाति जनगणना करा देता। वो निकल गया और मैं स्टेज से कह रहा हूं, वो गलती है मेरी, और कांग्रेस पार्टी की गलती नहीं है, मेरी गलती है। राहुल की इस एक लाइन में उन्होंने अपने पिताजी की, दादी की, नाना की, और तो और जिसमें वो खुद भी शामिल रहे, वो सरकार भी कटघरे में खड़ी हो गई है। लेकिन राहुल उस अंदाज में आगे बढ़ निकले जैसे सुबह का भूला शाम को घर लौट आया, और उसे अब भूला नहीं कहा जा सकता। दरअसल इस पूरे एक्ट को एक डेयरिंग एक्ट भी माना जा रहा है। बहुत सारे सर्कल में कहा जा रहा है कि अपने पिछले सरकार की गलती मान लेना एक बहुत हिम्मत का काम है। अब इस हिम्मत के पीछे वजह क्या है, उसे समझते हैं। तो सवाल यह है कि आखिर राहुल गांधी की इसी माफी के पीछे का मकसद क्या है? क्योंकि राजनीति में चीजें बेवजह नहीं होती। क्या राहुल गांधी ने यूं ही भूल सुधार का वादा कर दिया, या दरअसल राहुल गांधी ने अभी से ही 2029 की सियासी बिसात पर अपने मोहरे सेट करने शुरू कर दिए हैं, और 29 तक आते आते जितने भी विधानसभा के चुनाव आएंगे उसमें भी कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक बेहतर जमीन तराशने की कोशिश की। तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं अदिति नागर इसे डिकोड करूं, और इसे समझने और समझाने के लिए आपको सबसे पहले देश में कांग्रेस के घटते ग्राफ और उसके पीछे की वजह को समझना होगा। सवर्ण, दलित, आदिवासी, पिछड़ा और अल्पसंख्यक कभी कांग्रेस का वोट हुआ करते थे, वोट बैंक के खाते में शामिल थे। लेकिन जैसे जैसे कांग्रेस के वोटों का ये गुलदस्ता कमजोर होता गया, वैसे वैसे कांग्रेस एक एक कर राज्यों में भी कमजोर होती चली गई, सत्ता से बाहर होती चली गई। और आज हालात ये हैं कि बिहार, यूपी जैसे राज्यों में कांग्रेस सिर्फ बहुत छोटे मात्रा में सहयोगियों की तरह देखा जाता है। उन्हें सहयोगियों के भरोसे उनको बैठने पर मजबूर हो गए। कांग्रेस अपनी इस कमजोरी को समझती है और अब राहुल गांधी शायद उसी कोर्स करेक्शन में जुटे हुए हैं। अनुमानित तौर पर देश में 52% से 55% ओबीसी आबादी है। लोकसभा चुनाव में ओबीसी वोट 350 से ज्यादा सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं। जहां तक राज्यों की बात है तो राजनीतिक लिहाज से सबसे अहम उत्तर प्रदेश में ओबीसी की आबादी 45 से 50% मानी जाती है। बिहार में ईबीसी प्लस ओबीसी का ये समीकरण करीब 63% से ज्यादा माना जाता है, और इसी तरह महाराष्ट्र में ओबीसी आबादी करीब 35% से 38%, और तमिलनाडु में 45% से 50%, और कर्नाटक में 35 से 40, मध्य प्रदेश में 45,
राजस्थान में 40 से 45 और गुजरात में करीब 40% ओबीसी आबादी है। इसको बताने का मकसद, ये पूरा डेटा बताने का मकसद ये है कि ओबीसी वोट बैंक क्या क्या कर सकता है किसी राजनीतिक दल के लिए। अब ये आंकड़े अपने आप में ये कहानी कह रहे हैं कि ओबीसी वोट बैंक किसी भी पार्टी की तकदीर बदल सकता है। तो राहुल अब किसी भी कीमत पर ओबीसी वोटर को कांग्रेस के साथ जोड़ना चाहते हैं और ये जो अभियान है, मुहिम है, ये पिछले 2-2.5 साल से चल रही है। जब हम पुरानी संसद में थे और फिर नई संसद में आए, उस बीच में आपने उस बहस को देखा होगा। उसी बीच में महिला आरक्षण आया, तब ये कहा गया कि महिला आरक्षण में भी ओबीसी वोट आरक्षण अलग दिया जाए। ऐसे तमाम बड़ी बहस रही। राहुल गांधी ने वो जो मोर्चा है वो लंबे समय से उठा रखा है, क्योंकि पहले कांग्रेस ने ये वोट बैंक क्षेत्रीय पार्टियों के हाथों खोया और अब बीजेपी ने इसे उन क्षेत्रीय दलों से अपने हाथ में ले लिया, या यूं कहें हथिया लिया। जातियों के आधार पर वोटों का ध्रुवीकरण कैसे होता है, इस बात को समझने के लिए याद करिए 90 का वो दशक, जब मंडल कमीशन ने पिछड़े वर्ग को आरक्षण दिया। ये वो वक्त था जिसके बाद यूपी और बिहार में कई क्षेत्रीय दल ओबीसी वर्ग के वोट से मजबूत होते गए। फिर 1996 के लोकसभा चुनाव में जहां कांग्रेस को 25% ओबीसी वोट मिला, वहीं बीजेपी को 19% ओबीसी वोट हाथ आया, जबकि क्षेत्रीय दलों को सबसे ज्यादा 49% ओबीसी कोटे का वोट हासिल हुआ। फिर 2009 तक ओबीसी वोट का बंटवारा कमोबेश ऐसे ही चलता रहा। फिर 2009 में कांग्रेस का शेयर 24, बीजेपी का 22% और दूसरे दलों का 42% तक रहा। लेकिन फिर 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक के सामने ओबीसी वोटों का गणित पूरी तरह बदल गया। 2019 में कांग्रेस के खाते में ओबीसी केवल 15% रह गए। बीजेपी के लिए पिछड़े वर्ग के मतदाताओं ने रॉकेट की तरह छलांग लगाई और बीजेपी का वोट शेयर 44% बढ़ गया, जबकि समाजवादी पार्टी, आरजेडी समेत ओबीसी वोट के सबसे बड़े हिस्सेदार रहे क्षेत्रीय दलों के खाते में देश में सिर्फ 27% वोट ओबीसी आ पाए। अब जाहिर है, जिस सोशल इंजीनियरिंग के दम पर पहले कांग्रेस और फिर रीजनल पार्टीज ने अपना सियासी किला मजबूत किया था, बीजेपी ने उसमें सेंधमारी लगा दी। जिसे बीजेपी को कभी ब्राह्मण बनिए की पार्टी कहा जाता था, बदलती राजनीति में वो बीजेपी 2014 के बाद से अगड़ी जातियों के साथ साथ ओबीसी की भी पार्टी मानी गई। वजह नरेंद्र मोदी तो ओबीसी से आते हैं, बड़ा चेहरा है। कांग्रेस से सीधी लड़ाई में ओबीसी का लगभग 65% वोट बीजेपी के खाते में शिफ्ट हुआ और पिछले 10 सालों में यह तेजी से बढ़ा है। 2014 में पहली बार बीजेपी के ओबीसी समर्थकों में 10% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। फिर 2019 में फिर से 10% का उछाल आया और यह आंकड़ा 44% पर पहुंच गया। आंकड़े कहानी बताते हैं और ये आंकड़ों से मैं आपको उन्हीं बदलाव का ट्रेंड बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ट्रेंड कैसे बदला। 2019 में कांग्रेस को 15% ओबीसी ने समर्थन दिया था, लेकिन 2024 के रण में जैसे ही आरक्षण खत्म करने और संविधान बदलने जैसे मुद्दों ने जोर पकड़ा, बीजेपी को लेकर ओबीसी वोटर के मन में संशय बढ़ा और नतीजा ये हुआ कि 303 सीटों से बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई और बीजेपी ने इसे महसूस किया, इस वजह को महसूस किया। अब एक मीडिया सर्वे के मुताबिक अगड़ी कही जाने वाली जातियों में बीजेपी का समर्थन 2024 में भी तकरीबन बरकरार रहा था। साल 2019 के चुनाव में इस तबके के 53% वोटर्स ने बीजेपी को वोट दिया था, पर 2024 में भी यही आंकड़ा रहा, जबकि अदर ओबीसी जातियां यानी अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियों में दबदबा रखने वाले समाज के लोगों से मिलने वाले वोट में बीजेपी को 2% का झटका लगा, 303 से 240। हिंदू लोअर ओबीसी जातियों के मामले में बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के वोट प्रतिशत में मामूली बदलाव देखने को मिला।
जबकि कांग्रेस को इस समुदाय में 3% का और उसके सहयोगियों को 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 4% का फायदा हुआ था। ये आंकड़े सुनने में तो मामूली लग सकते हैं, 2%, 4%, लेकिन यही 2%, 4% वाले इस खेल ने बीजेपी का गणित गड़बड़ा दिया और पार्टी पूर्ण बहुमत की जगह बैसाखियों की सरकार पर निर्भर रह गई। राहुल भी इस गणित को समझ रहे हैं और इसीलिए उनका सारा फोकस जाति जनगणना पर है। केंद्र सरकार जाति जनगणना का ऐलान कर चुकी है, लेकिन राहुल गांधी चुप नहीं बैठे हैं। वो तेलंगाना और कर्नाटक के जरिए एक मॉडल सेट करना चाहते हैं। देश विदेश का कोई मंच ऐसा नहीं होगा जहां से राहुल जाति जनगणना की बात नहीं दोहराते। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने ही 2014-15 में जाति जनगणना करवाई थी। उसे लागू करने के बजाय अब कर्नाटक सरकार फिर से जाति जनगणना करवाने जा रही है और इसके पीछे है कर्नाटक में हुई जाति जनगणना की विश्वसनीयता पर उठ रहे सवाल। और ये सवाल उठा रहे हैं लिंगायत और वोकालिगा समुदाय के लोग, जो राज्य में अच्छी पैठ रखते हैं। इन समुदाय के नेताओं ने आरोप लगाया है कि सीएम सिद्धारमैया की करूबा जाति सहित अन्य ओबीसी समुदाय की आबादी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है, लेकिन राहुल केंद्र सरकार की ओर से कराए जाने वाली जनगणना का इंतजार नहीं कर रहे। वो जल्द से जल्द जातीय सर्वे के आंकड़े चाहते हैं। दरअसल सोशल इंजीनियरिंग के सियासी दौर में जाति पॉलिटिक्स अब एक कला है जिसमें सबके लिए वोट का स्कोप है। तो हिंदुत्व वाली पार्टी ने भी धीरे धीरे इस सिलेबस को अपना सियासी चैप्टर में शामिल कर लिया है। और एक बात और, देखिए अब कहीं ना कहीं जो ऑपोजिशन है वो ये समझ रही है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर एक बड़ा वोट बैंक अपने साथ ले लेती है। और आपको याद होगा कि पिछले कुछ महीनों में आरएसएस भी सामाजिक समरसता की बात करती है कि जातियों में फूट ना हो, सब एकजुट हो। तो ये सामाजिक समरसता और हिंदुत्व वाले वोट बैंक के कैसे एक ऑपोजिशन एक नया नैरेटिव खड़ा करे वो ये है, या एक नई काट खड़ी करे वो ये है, जाति की राजनीति। और ये कोई नई नहीं है, सदियों से चली आ रही है। तो एक बार फिर कांग्रेस उस हिंदू वोट बैंक में बीच में सेंधमारी की कोशिश कर रही है, क्योंकि हिंदुत्व वाले वोट बैंक की काट होगी जाति वाला वोट बैंक। कांग्रेस और विरोधी दलों से जाति जनगणना का क्रेडिट छीन लेने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो इसको समझने के लिए गहराई से उतरना भी होगा और ज्यादा नहीं, हम ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे। हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के विधानसभा चुनाव तक आपको उसका पूरा समीकरण समझाएंगे, जहां वोटर्स ने बीजेपी को झोली भर भर कर वोट दिया। और इसके पीछे वजह थी लोकसभा चुनाव में आरक्षण को लेकर विपक्ष के बनाए नैरेटिव को तोड़ने के लिए बीजेपी की रणनीति। बीजेपी ने काफी तैयारी के साथ अपना कोर्स करेक्शन किया और इसी की मिसाल थी कि हरियाणा में 20% एससी कोटा लागू किया गया। और ये सब करके बीजेपी ने अपनी इमेज ऐसी बनाई कि वो आरक्षण के खिलाफ नहीं है। और अब आरक्षण को लेकर विपक्ष जिस जाति जनगणना का सबसे बड़ा दाव चलता आ रहा था, वो मुद्दा भी बीजेपी ने पूरी तरीके से छीन लिया। अब इसका असर कितना बड़ा होगा, इसको समझने के लिए जाति का गणित देखिए। माना जाता है कि देश में 30% आबादी जनरल कास्ट है, 25% शेड्यूल कास्ट यानी एससी। इसी तरह अनुमान है कि शेड्यूल ट्राइब्स यानी एसटी करीब 9% है और 36% के आसपास ओबीसी जातियां। हालांकि ये सभी आंकड़े अनुमानित आंकड़े हैं, क्योंकि आजाद हिंदुस्तान में जाति आधारित आंकड़े कभी जारी ही नहीं हुए। 2010 में यूपीए के दलों ने जाति जनगणना कराने की मांग की और इसके बाद वीरप्पा मोइली के सुझाव को प्रधानमंत्री कार्यालय ने रजिस्ट्रार जनरल और सेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया के पास आगे बढ़ा दिया। यहाँ इस सुझाव को खारिज कर दिया गया और इससे पहले मई 2010 में आरजेडी, सपा, डीएमके, जेडीयू और ओबीसी समुदाय से आने वाले बीजेपी के कुछ सांसदों ने जाति जनगणना कराने की मांग की थी। इन दलों की इस मांग पर तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने संसद को बताया था कि जाति जनगणना कराने में लॉजिस्टिक्स से जुड़ी कई तरह की पेचीदगियां हैं और व्यवहारिक दिक्कतें हैं। चिदम्बरम ने संसद को जाति जनगणना और जनगणना के बारे में फर्क भी समझाया।
उन्होंने बताया था कि 21 लाख जनगणना कर्मियों में ज्यादातर प्राइमरी स्कूल के शिक्षक हैं और उन्हें जाति जनगणना कराने का प्रशिक्षण नहीं दिया गया। चिदम्बरम की दलीलों और तर्कों से यूपीए के ही दल सहमत नहीं हुए। वो सरकार पर दबाव बनाते रहे। उनका यह दबाव रंग लाया और फिर मनमोहन सिंह की सरकार ने वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी की अगुवाई में जीओएम यानी कि एक मंत्री का समूह का गठन किया और इस मंत्री समूह को जिम्मेदारी दी गई कि वो देखें कि जाति जनगणना कराई जा सके या नहीं कराई जा सकती, इसके पीछे की वजह समझें। अब कुछ समय बाद इस जीओएम ने सरकार को अपने सुझाव भेजे और इस सुझाव पर कैबिनेट ने सितंबर 2010 में अलग से एक सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना कराने का फैसला किया। अब इस सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना यानी SECC पर करीब 4,900 करोड़ रुपए खर्च हुए। ग्रामीण एवं शहरी विकास मंत्रालय ने 2016 में इस डेटा को सार्वजनिक भी किया, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह रही कि इसमें जाति जनगणना का डेटा को शामिल नहीं किया गया। जाति जनगणना के कच्चे डेटा को सरकार ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के पास भेज दिया और इस विभाग ने जाति जनगणना का वर्गीकरण करने और श्रेणी बनाने का जिम्मा नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को सौंप दिया और इसके लिए पनगड़िया के नेतृत्व में एक और एक्सपर्ट ग्रुप का गठन भी हुआ और इस एक्सपर्ट ग्रुप ने क्या किया और कौन से सुझाव दिए ये अभी भी सार्वजनिक नहीं हुए और अब राहुल गांधी इसी को लेकर माफी मांग रहे हैं क्योंकि राहुल को ये पता चल चुका है कि अगर कांग्रेस की खोई साख वापस लानी है तो फिर खोया जनाधार वापस लाना होगा और उस जनाधार का सबसे बड़ा आधार है ओबीसी वोटर्स जो या तो बीजेपी के पाले में हैं या फिर कांग्रेस के खेमे में बैठे उनके सहयोगियों के पाले। इसीलिए राहुल गांधी बार बार जाति जनगणना का मुद्दा उछाल रहे हैं ताकि वो हिंदुओं के सबसे बड़े वोट बैंक यानी कि ओबीसी को पूरे तरीके से अपने साथ ला सके और जाति जनगणना तो इसकी शुरुआत भर है। आंकड़े सामने आने के बाद अगली लड़ाई होगी आबादी के लिहाज से भागीदारी की और यह भी तय है कि धुन के पक्के राहुल इसे आसानी से जाने नहीं देंगे, फिर चाहे नुकसान उनके कथित अपनों का ही क्यों ना हो। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए भारत 24। नमस्कार।